हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद क्रिएशन ऑफ इजराइल पे। ब्रिटिश सरकार ने हाथ खींच लिए थे। इजराइल की समस्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चली थी। ब्रिटिश सरकार ने ये प्रॉब्लम यूएन को सौंप दी थी। वो जो नया संगठन बना था यूनाइटेड नेशन, उसे सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मिली इजराइल और पैलेस्टाइन की। 1947 में रिजोल्यूशन पास किया गया, वोटिंग कराई गई कि क्या एक नया देश बनाना चाहिए, क्या जूइश लोगों को एक नया देश मिलना चाहिए। तो इस पे ये वोटिंग इजराइल के फेवर में गई और पूरे पैलेस्टाइन मैंडेट का डिवीज़न कर दिया गया। 2 हिस्सों में ये डिवीज़न हुआ, एक था जूइश स्टेट और दूसरा पैलेस्टाइन अरब स्टेट। तो आप अब देख सकते हैं इस मैप में जो भी आपको ब्राउन कलर में एरिया दिख रहा है, ये तो था अरब एरिया यानी कि पैलेस्टाइन लोगों का एरिया, और जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो था जूइश स्टेट का एरिया, यानी कि जहाँ जूइश आबादी ज़्यादा थी वो इजराइल को दे दिया और जहाँ अरब आबादी ज़्यादा थी वो पैलेस्टाइन को दे दिया। तीसरा था जेरूसलम। जेरूसलम पे बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ की आधी आबादी मुस्लिम थी और आधी आबादी जूइश थी। तो इसलिए इस शहर को एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट के तहत कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा फैसला यूएन ने दिया था। तो आप देख सकते हैं 50-50% डिवीज़न था। 50% एरिया इजराइल को मिला, 50% एरिया पैलेस्टाइन को मिला। तो देखिए, जैसे ही यूएन के द्वारा इजराइल और पैलेस्टाइन अरब के निर्माण की घोषणा हुई, उसी के साथ इजराइल के आस पड़ोस के अरब देश थे, उन्होंने हमला कर दिया और इसी से शुरुआत हुई फर्स्ट अरब इजराइल वार, जो कि 1948-49 में हुआ। तो देखिए, एक साथ इजिप्ट, सीरिया, इराक और ट्रांस जॉर्डन, ये चारों पड़ोसी देशों ने मिलकर एक साथ नए बने हुए देश पे हमला किया, लेकिन इजराइल ने अपने आप को बचा लिया और इन सब को पीछे धकेलते हुए अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लिया। यानी जो एरिया यूएन के द्वारा इजराइल को मिला था 1947 में, उससे भी ज़्यादा एरिया उसने कब्जा कर लिया। लेकिन इस लड़ाई के वक्त एक बहुत ही बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई और वो थी रिफ्यूजीज़। तो देखिए, इजराइल में जो अरब लोग रहते थे, आप देख सकते हैं इजराइल का जो ब्लू कलर का एरिया है, आप इस मैप में देख रहे हैं, इजराइल के इस एरिया से जितने भी अरब लोग थे जो पैलेस्टाइनियन थे, वो माइग्रेट कर गए एज ए रिफ्यूजी, दूसरे देशों में जाके रहने लगे। लगभग 7 लाख लोग विस्थापित हुए। इस लड़ाई के बाद गाजा का जो कंट्रोल है वो इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का कंट्रोल जॉर्डन के पास चला गया। आप देख सकते हैं पैलेस्टाइन जो देश बना था यूएन के द्वारा 1947 में, अब उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया क्योंकि गाजा पे कब्जा कर लिया इजिप्ट ने और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया जॉर्डन ने और बाकी बचे एरिया पे कब्जा किया इजराइल ने। इस मैप में आप देख सकते हैं जो ब्लू एरिया है वो इजराइल का ओरिजिनल एरिया है, जो कि 1947 के समझौते के तहत उसे मिला था, और जो ये पिंक कलर का एरिया है ये सारा इजराइल ने लड़ाई में जीत लिया था। तो अब देखेंगे कि 48-49 की लड़ाई में पैलेस्टाइन का लगभग 50% एरिया कब्जा कर लिया था इजराइल ने, और जो पहले साइज था पैलेस्टाइन का अब सिकुड़कर और कम हो गया। तो 1948-49 का वार इजराइल के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसके कुछ ही साल बाद फिर से एक लड़ाई हुई, इसे कहा जाता है 6 डे वार, क्योंकि ये सिर्फ 6 दिन चला था। 1967 में ये वार हुआ था। ऐसा था कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और इनके बीच में आपसी टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को इजराइल ने इस 67 वाले वार में बहुत ही बुरे तरीके से हराया और गोलन हाइट उन्होंने छीन लिया सीरिया से, गाजा छीन लिया इजिप्ट से, सिनाइन पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का ही हिस्सा था वो भी उन्होंने छीन लिया इजिप्ट से, और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कब्जे में था वो भी अब इजराइल के पास आ गया। आप इस मैप में देख सकते हैं कि इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स सब अपने कब्जे में ले लिया था और अब इजराइल का एरिया इससे ट्रिपल हो गया था। लेकिन ये टेरिटरीज बाद में इजराइल ने रखी नहीं और कुछ समझौतों के तहत वापस लौटा दिया गया। सिनाइन पेनिनसुला को लौटा दिया गया इजिप्ट को, गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के कंट्रोल में हैं। तो देखो, पैलेस्टाइन लोग अपना खुद का देश चाहते थे,
इसी रीजन से 1964 में फाउंडेशन होती है पीएलओ की, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में 1974 में पीएलओ को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि ये पैलेस्टाइन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उसके बाद सन 1978 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस टॉक होती है और इजिप्ट पहला देश बन जाता है जो इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन करता है, इजराइल को देश मानता है, इजराइल का अस्तित्व मानता है। इसी पीस के तहत इजराइल इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला एरिया वापस कर देता है। इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इसी पीस टॉक के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे सभी अरब देशों ने इजराइल के साथ पीस बना ली, यानी कि कोई लड़ाई नहीं हुई। ऑफिशियली आज भी ज़्यादातर अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देते, लेकिन कुछ ने दे दी है। तो अब तक जो पार्ट था वो था अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब शुरुआत होती है पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पैलेस्टाइन को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष जारी रखा, पॉलिटिकल मेथड्स भी अपनाए और आतंकवाद भी अपनाया। सन 1967 के बाद से वेस्ट बैंक और गाजा पे इजराइल का कंट्रोल था, तो इजराइल ने वहाँ कई दमनकारी नीतियाँ चालू की और अपना मिलिट्री कंट्रोल भी वहाँ पे रखा। उन एरियाज में इन सब को पीएलओ ने सामना किया, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखे और इसी संघर्ष में एक नए ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ जिसका नाम था हमास। पीएलओ शांति से आज़ादी लेना चाहता था, इसके विपरीत हमास काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट था और वो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं मानता था और वह पूरा इलाका अपना मानता था। इसलिए हमास और पीएलओ में बनती नहीं थी और कई बार ये दोनों आपस में टकरा भी गए। अब हम आएंगे ओस्लो अकॉर्ड पे। 1993 में पहली बार एक बड़ा शांति समझौता होता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, जो कि हुआ पीएलओ के नेता यासिर अराफात और इजराइल के पीएम यित्ज़हाक रबिन के बीच में। इन दोनों को इस पीस टॉक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला और नॉर्वे के ओस्लो में इसकी निगोशिएशन हुई, इसलिए इसे ओस्लो अकॉर्ड नाम दिया गया। इस समझौते में पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन दी कि इजराइल एक देश है और ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी ओर इजराइल सरकार ने पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव माना। अभी तक पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता था जिस पर बहुत देशों ने बैन लगा रखा था। इस समझौते में ये भी डिसाइड हुआ कि अब 5 साल तक दोनों तरह से कोई वायलेंस नहीं होगी, शांति कायम रखी जाएगी और 5 साल के बाद परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा सारी प्रॉब्लम्स का। और इसी समझौते के तहत एक पैलेस्टाइन अथॉरिटी का गठन किया गया जो कि वेस्ट बैंक और गाजा में सेल्फ गवर्नेंस का काम करेगी, यानी अब वहाँ पे सरकार बनेगी, पीएलओ की लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे, मंत्री बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसा पहले नहीं था। वेस्ट बैंक और गाजा पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में थे, वहाँ कोई चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी का गठन किया गया। देखिए 5 साल बाद जो पीस प्रोसेस के तहत आगे बात होनी थी उसके तहत बातचीत चल ही रही थी, लेकिन सन 2000 में बातचीत फेल हो गई क्योंकि कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं मिला और जो कॉमन मुद्दे थे उन पे आपस में इजराइल और पीएलओ की बात नहीं बनी और इसलिए पीस प्रोसेस पूरी तरह ब्रेकडाउन हो गई। और उसके बाद आज दिन तक कोई बड़े लेवल के वार्ता नहीं हुई। तो सन 2000 के बाद फिर से हिंसा की शुरुआत हुई और उसका कारण रहा उस समय के इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक का टेम्पल माउंट पे, जो कि एक होली प्लेस है, वहाँ 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहुँचे एहूद बराक। इसके बाद से ये वायलेंस 5 साल तक 2005 तक चली। इन 5 साल में लगभग 1000 जूइस और 3200 पैलेस्टाइन मारे गए। 2005 तक चली ये वायलेंस के बाद इजराइल की पॉलिसी में बहुत चेंज आए। इजराइल की सरकार और वहाँ के नेताओं ने विचार विमर्श करके यह निष्कर्ष निकाला कि अगले कुछ सालों में ये कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसे मैनेज करना होगा। तो इसी के तहत सबसे पहले इजराइल ने गाजा में जूइस रहते थे 8 से 10,000 उनको हटा लिया और वहाँ से अपनी आर्मी भी विड्रॉ कर ली। जैसे ही गाजा से इजरायली फोर्सेज विड्रॉ करके गए उसके कुछ वक्त बाद वहाँ चुनाव होते हैं और हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है, वो चुनाव जीत जाता है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन जाता है हमास। और 2006 का चुनाव जीतने के बाद जो पीएलओ था, पीएलओ से एफिलिएटेड पार्टी है फतह। तो 2 पार्टीज हैं, हमास और फतह।
तो पीएलओ से जुड़ी इस पार्टी ने हमास को सरकार में लेने से मना कर दिया। कुछ वक्त के लिए लिया था सरकार में, लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं और सरकार टूट गई और 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और फतेह को वहाँ से खदेड़ दिया। तो इसी तरह हमास बहुत पॉपुलर बन गया। और अब एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सन यही है कि पैलेस्टाइन से बात करने में दो हिस्से हैं, एक फतेह और एक हमास। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पीएलओ से बातचीत करनी थी इजराइल को। तो जब हमास पावर में आया तो इसने कई तरह के रॉकेट लॉन्च करने शुरू करे इजराइल में। तो हमास के इन रॉकेट्स ने इजराइल के सिविलियन एरिया में, यानी कि जो घर हैं, उनको टारगेट किया। बदले में इजराइल ने गाजा को पूरी तरह ब्लॉकेड कर दिया। गाजा में अब किसी भी तरह का सामान आ जा नहीं सकता, कोई भी इंसान वहाँ पे बिना चेक पोस्ट को क्रॉस करे नहीं जा सकता। इजराइल ने जगह जगह चेक पॉइंट लगा दिए हैं, तो उन्हें वो ही क्रॉस कर सकता है जिन्हें इजरायली आर्मी परमिशन देती है। गाजा में बाहर का जहाज जा नहीं सकता। इजराइल ने नेवल ब्लॉकेट्स लगा रखे हैं। इन ब्लॉकेट्स की वजह से गाजा की हालत पिछले 10 साल में बहुत ख़राब हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट 40% हो गया, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और इसी बीच हमास से इंटेंशन के कारण 3 अलग अलग लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। पहली थी 2008 में, दूसरी 2012 में और तीसरी 2014 में। तो ये सारी लड़ाइयाँ गाजा में लड़ी गई। इन्हें गाजा वार भी कहा जाता है। तो इसमें गाजा को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी बमबारी करी इजराइल ने गाजा में और वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमा गया है। लेकिन बदले में हमास आज भी रॉकेट से फायर कर रहा है और कई सारे टनल्स बना दिए हैं उन्होंने बॉर्डर के नीचे। उन टनल से आतंकवादी इजराइल में घुसते हैं और वहाँ पे बमबारी करते हैं और हमला करते हैं और फिर से उन टनल से गाजा में चले जाते हैं। इन तीनों लड़ाइयों में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों तरफ से दोनों लोगों ने सिविलियन को टारगेट किया है।